हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर एसएससी, बैंक, रेलवेज, आईआईटी, जेईई, नीट, सीयूईटी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इससे अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बुक कोड 402 का पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट। सो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि बेसिक कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। मतलब कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म होता है किन कंपोनेंट्स के साथ। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। ओके, सो ये चारों यूनिट मिलकर ही एक कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्म करता है, और इसी के बेसिस पर जब ये चारों यूनिट्स अपना अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, देन वी गेट द डिजायर्ड आउटपुट। ये चीज हमने सीखी थी। ओके, अब इनपुट यूनिट कौन सी होती है, किस तरीके से इनपुट लिया जाता है, आउटपुट यूनिट क्या होती है, प्रोसेसर के लिए एएलयू यूनिट का यूज किया जाता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा। जिसने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियोस को जरूर एक्सेस करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टोरेज यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब देखो, बिल्कुल इसको आप कंपेयर कर सकते हो अपनी ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, ब्रेन में मेमोरी होती है, जिसमें आप सारी चीजों को स्टोर करके रखते हो। इट मींस कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, राइट, आपने आज क्या खाया, कल आपके टीचर ने क्या पढ़ाया था, जो भी बेसिक चीजें हैं आपको सारी चीजें याद रहती है। तो हमारे ह्यूमन में ब्रेन में मेमोरी होती है, जहां पे वो चीजें स्टोर होती है। बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, स्टोरेज यूनिट होता है, जहां पे डेटा स्टोर होता है। हम बोलते हैं ना कंप्यूटर लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है, तो कहां स्टोर करता है, स्टोरेज यूनिट में ही स्टोर करता है। अब ये स्टोरेज यूनिट सिंगल नहीं होती है, यहां पे डिफरेंट टाइप के स्टोरेज यूनिट अवेलेबल होते हैं, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। कुछ ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं, कुछ ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी यूनिट्स होती है, जो टेम्पररीली डेटा को स्टोर करते हैं। सो आज की इस बेसिकली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम इन्हीं स्टोरेज यूनिट को डिटेल में समझने वाले हैं कि बेसिकली कंप्यूटर में कितने टाइप की मेमोरीज, कितने टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है स्टोरेज यूनिट का, जो आपको हेल्प करेगा सारे मेमोरीज को अच्छे से समझने में। फाइन, सो स्टोरेज यूनिट मीन्स कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए, लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट दिया जाता है, आउटपुट यूनिट के थ्रू आउटपुट मिलता है। ये चीज आपके माइंड में क्लियर है बहुत अच्छे से। स्टोरेज यूनिट के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है। फाइन, अब इस स्टोरेज यूनिट में कितने टाइप की मेमोरी आती है, तो दो टाइप की स्टोरेज यूनिट होती है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, कौन सी, पहली हो गई इंटरनल मेमोरी और दूसरी हो गई एक्सटर्नल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी नाम से समझ में आ रहा है, इनको और अदर नेम से भी जानते हैं। ओके, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनल मेमोरी का मतलब यहां पर बात हो रही है मेन मेमोरी से, या फिर इसे हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी बोले, प्राइमरी मेमोरी बोले, या फिर इंटरनल मेमोरी बोले, बात हम इसी की कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर बात करते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी की। तो एक्सटर्नल मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो इसके अदर नेम्स मैंने आपको यहां पे बताए, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, कि मेन मेमोरी बोला है, प्राइमरी मेमोरी बोला है, किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली। ओके, सो इंटरनल, प्राइमरी, मेन, ये सब एक ही वर्ड्स हैं। यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम इन सभी मेमोरीज को। सो यहाँ पे देखो, रैम और रोम, टू बेसिक टाइप की मेन मेमोरीज होती हैं। टू बेसिक टाइप होते हैं यहाँ पे इंटरनल मेमोरी के। ओके, सो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इन सभी के नाम से आप बहुत अच्छे से अवगत है, सभी को बहुत अच्छे से पता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से कंप्यूटर देखा है, कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है रैम और रोम। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में हम इनमें डिटेल में डिस्कस करने वाले कि फर्दर इनके क्या टाइप्स होते हैं, कि कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं। ओके, सो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें डेटा रैंडमली रीड और राइट हो सकता है, वो मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है, टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करती है। रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें डेटा को सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, यदि एक बार डेटा स्टोर हो गया तो, है ना, उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो। फाइन, परमानेंटली डेटा को रोम स्टोर करता है। फिर इसके फर्दर कुछ टाइप्स हैं। ओके, सो रैम के टाइप है डी रैम, एस रैम, एस डी रैम एंड DDR, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। रोम के फर्दर टाइप होते हैं आपके पी रोम, ईपी रोम, EEP रोम। ओके, नाउ इसके बाद आती है टू स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी, दैट इज कैश मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। अब
कैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये दोनों स्पेशल टाइप की मेमोरीज हैं। ओके, आफ्टर दैट आ जाते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी पे। एक्सटर्नल मेमोरी को हम ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी वो होती है जिसमें आप डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, साथ ही आप यहाँ पर डेटा को बैकअप लेने के पर्पज से भी इस मेमोरी का यूज करते हैं हम। ठीक है, जब लार्ज अमाउंट में डेटा होता है, कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो परमानेंटली आपको स्टोर करनी है, तो वो कहाँ जाके स्टोर होती है, हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। ठीक है, नाम सुना है ना हार्ड डिस्क का, देखा भी है सबने, सीडी डीवीडीज पेन ड्राइव्स यूएसबी ड्राइव्स, ये सब क्या होती है, ये सब आपकी एक्सटर्नल मेमोरीज होती है। पेन ड्राइव का सभी यूज करते हो, मेमोरी कार्ड्स का यूज करते हो, ये क्या है, ये सब एक्सटर्नल मेमोरीज है। एक्सटर्नल मतलब सीपीयू में आप बाहर से पोर्ट कनेक्ट करके जिनको एक्सेस करते हो। ओके, सो एक्सटर्नल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी में अब होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, इतना तो अपने माइंड में क्लियर हो गया होगा, यदि कंफ्यूजन होगा तो भी, कि इंटरनल मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है और एक्सटर्नल मेमोरी में कौन सी मेमोरीज आती हैं। फाइन, सो इंटरनल मेमोरीज में बेसिकली हमें रैम और रोम को पढ़ना है, और एक्सटर्नल मेमोरीज में जितनी भी एक्सटर्नल आप कनेक्ट करते हो ना डिवाइस के साथ में मेमोरीज, लाइक फ्लैश ड्राइव हो गया आपका, पेन ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडीज, मेमोरी कार्ड्स, ठीक है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, है ना, ये सब किस में इंक्लूड होती है, एक्सटर्नल मेमोरी में इंक्लूड होती है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इनकी डिटेल स्टडी, ताकि यदि इनसे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप अब आंसर करके आ सकते हो, उसको सॉल्व करके आ सकते हो। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं इंटरनल मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। सो एवरी कंप्यूटर हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी यूजुअली रिफर्ड टू एज द मेन मेमोरी। अब देखो, कंप्यूटर सिस्टम में जहां तक इनपुट इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी तरीके का इनपुट कर सकते हो, उसी तरीके से स्टोरेज यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप डेटा इनपुट कर रहे हो वो कहाँ जाके सेव होता है, सबसे पहले वो डेटा सेव होता है प्राइमरी स्टोरेज, दैट इज इंटरनल मेमोरी में। ठीक है, तो सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए डेटा को कहां से लेता है, प्राइमरी मेमोरी से ही लेता है। ओके, जो इसकी इंटरनल मेमोरी होती है। सो समझ में आया कि हर कंप्यूटर, एवरी कंप्यूटर हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी यूजुअली रिफर्ड टू एज मेन मेमोरी। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, वही चीज जो मैंने बताई, कंफ्यूजन का पॉइंट ही नहीं रहने देना, यहाँ हमको ध्यान रखना है कि प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ये तीनों एक ही हैं। Okay, now primary memory is a place where data and programs are stored temporarily. ये वर्ड ध्यान रखना है, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जहां पे डेटा और जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी आप एंटर कर रहे हो, वो टेम्पररली सेव होता है एज लॉन्ग एज दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब तक आप उस फाइल पे काम कर रहे हो, आप किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हो, तब तक वो टेम्पररली प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। इट इज वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव बट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। बहुत फास्ट मेमोरी होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन इसका जो लिमिटेड स्टोरेज है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली किसको फैच करता है, सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से ही डायरेक्टली डेटा को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। अब इंटरनल मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स। इंटरनल मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। ओके, रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी। अब नाम और फुल फॉर्म भी आते हैं एग्जाम में, राइट? तो अभी जितने भी मेमोरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, सबके फुल फॉर्म भी अच्छे से समझ लेना, और फुल फॉर्म में ही उनका मीनिंग छुपा होता है। यदि फुल फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया, नाम अच्छे से समझ में आ गया, तो उसका मीनिंग उसी में ही है, और उस मेमोरी के बारे में क्या कर रहा है वो मेमोरी, क्या स्टोर कर रहा है, ओके, कि एक्चुअली बेसिकली इसका काम क्या है, वो उसके फुल फॉर्म में ही होता है। ओके, सो रैम दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब यहां पर जो डेटा स्टोर होता है वो रैंडमली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, टेम्परेरीली डेटा यहां स्टोर होता है। सो रैम इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। ओके, वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी एंटर इनटू कंप्यूटर goes into RAM। बहुत ध्यान से समझना, जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हो, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वगैरह, जिसका भी आप यूज कर रहे हो यहाँ पर इनपुट डिवाइस का, उसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच रही है, सबसे पहले जाती है कहां पर, रैम में। ओके, एंड रिमेन्स देयर एज लॉन्ग एज वी आर वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन। और जब तक रैम में रहती है, तब तक आप उस फाइल पे वर्क कर रहे हो, जब तक आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हो, रन कर रहे हो, तब तक वो रैम में ही स्टोर होता है। समझ में आया? कैसे बताया था मैंने? यहाँ पे इनपुट यूनिट है, ठीक है, सपोज कीबोर्ड के थ्रू आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, कोई फाइल प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, सो ये हमारा हो गया सीपीयू। अब सीपीयू में ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बताया था दो यूनिट्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, जैसे कि एएलयू जो प्रोसेसिंग का काम करती है, और दूसरी यहाँ पे होती है मेमोरी यूनिट, दैट इज जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम रैम क्या हुई, रैम आपकी यही इंटरनल मेमोरी हुई। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन सी मेमोरी की, रैम की। ओके, सो जो भी आपने यहाँ पे इनपुट किया, क्या किया, इनपुट यूनिट के थ्रू जो भी डेटा आपने यहाँ पर इनपुट किया,
तो वो डेटा आपका कहाँ जाता है, सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। रैम में स्टोर होने के बाद में फिर वो ALU के पास जाता है। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसको क्या करती है, प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद, एग्जीक्यूशन करने के बाद फिर से रैम में आता है और रैम से फिर वो आपको पर्टिकुलर आउटपुट यूनिट के थ्रू आउटपुट मिलता है। ओके, सो सीपीयू जो है, प्रोसेसर जो है, एलयू जो है हमारी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कैलकुलेशन का बेसिकली काम करती है, प्रोसेसिंग का जो बेसिकली काम करती है, वो कहां से एक्सेप्ट करता है डेटा को, रैम से स्टोर करता है। तो जिस भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो, कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो, सपोज कोई स्लाइड बना रहे हो, कुछ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हो, सो वो सारी चीजें टेम्परेली कहां स्टोर होती है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन रैम में स्टोर होती है। ओके, सो समझ में आ गया। सीपीयू जैसे रैंडमली एक्सेस करता है, ओके, टेम्परेरीली जहां डेटा स्टोर होता है वो रैम होती है। सो इट इज वॉलेटाइल मेमोरी। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब जिन लाइन को मैं अंडर लाइन कर रही हूँ, सर्कल बना रही हूँ ना, बहुत ध्यान से समझना है पॉइंट्स, ताकि ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप इजीली इनके आंसर्स को लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी रैम और रोम में। ओके, क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत सी बार रैम रोम में कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में इसका डिफरेंस भी लिखने को आता है। और ओके, सो ये क्या होती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, एज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड टेम्परेरीली ड्यूरिंग इट्स प्रोसेसिंग ऑन एंड लॉस्ट फॉर एवर व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। बहुत ध्यान से समझना है इस लाइन को। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, ये दो वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बट आपको इनमें डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए। रैम जो कि टेम्परेरीली मेमोरी है, जिसमें डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है, ठीक है। आप कोई फाइल पे वर्क कर रहे हो, आप कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो सपोज, और एट दैट टाइम प्रिपेयर करते करते यदि लाइट चली गई, या आपका सीपीयू या आपका जो सिस्टम है वो स्विच ऑफ हो गया, पावर गलती से कट हो गया, ठीक है, तो जब पावर स्विच ऑफ हो जाता है एट द टाइम ऑफ वर्किंग, तो जो डेटा रैम में टेम्परेरीली स्टोर हो रहा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मतलब डेटा लॉस्ट हो जाता है टेम्परेरीली मेमोरी से, सो इसी को हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। समझ में आया। सो रैम क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। क्यों है, बिकॉज ये टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करता है। पावर स्विच ऑफ होने पर इसमें से डेटा को लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। ये लाइन क्लियर, डन। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, क्या होगा इसके एग्जाम्पल। अ ब्लैक बोर्ड इज लाइक अ रैम दैट इज कॉन्स्टेंटली ओवररिटन। बिल्कुल क्लास में आपके पास, आपने क्लास में टीचर को देखा होगा, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, जो लिखा आपने वापस आपने इरेज कर दिया, फिर कुछ नया लिखा, नया टॉपिक स्टार्ट किया, फिर इरेज किया, फिर कुछ नया टॉपिक स्टार्ट किया, राइट। तो ब्लैक बोर्ड क्या है, एक तरीके से रैम की तरह ही हम उसे समझ सकते हैं कि आप उस पर डेटा ओवरराइट कर सकते हो। ओके, मतलब रीड राइट कर सकते हो। भाई जो मैडम बोर्ड पे लिख रही है वो सब आप रीड भी कर सकते हो, मैम राइट भी कर सकती है, इरेज भी कर सकती है, नया डेटा फिर लिख सकती है, नया टॉपिक फिर से स्टार्ट कर सकती है, राइट। सो रैम क्या हो गई, रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। रीड राइट मतलब जिसपे डेटा आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। अनदर एग्जांपल यदि हम ले इसका, तो कैलकुलेटर, आप सभी ने कैलकुलेटर देखा है, फाइन। मोबाइल में भी कैलकुलेटर ऐप होता है, उसको भी यूज किया होगा। तो कैलकुलेटर में भी नए नए कैलकुलेशंस करते हो ना आप, इरेज कर करके। ऐसा तो है नहीं कि एक कैलकुलेशन किया वो फिक्स हो गया फिर आप दूसरा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। हम इरेज करके नए कैलकुलेशन दोबारा कर सकते हैं, राइट। तो कैलकुलेटर भी क्या होगा, एक तरीके का जो उसमें डेटा स्टोर होता है, जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो वो रैम की तरह ही होता है, रैम ही होता है एक्चुअली। समझ में आया। तो ये बेसिकली एग्जांपल्स हुए जो आपको अब अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो रैम के बारे में हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। सबसे पहला तो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करती है, रीड राइट मेमोरी होती है। ओके, ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। और सीपीयू में जब भी एग्जीक्यूशन का काम होता है तो वो कहां से एक्सेस करता है डेटा को, रैम से एक्सेस करता है। सो सीपीयू डायरेक्टली किससे इंटरैक्ट करता है, किस प्राइमरी मेमोरी से, रैम से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, ओके, डेटा को एक्सेस करने के लिए। सो जितनी देर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, जो भी फाइल क्रिएट कर रहे हो, उतने टाइम तक आपका टेम्परेरीली डेटा रैम में स्टोर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रैम की। तो देखो रैम भी मार्केट में अलग अलग टाइप्स की होती हैं, अवेलेबल भी होती हैं। ओके, आपने नाम भी सुना होगा रैम का, एस रैम, डी रैम, DDR, SDR, DDR 1 2 3 4। होप आप सभी ने देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा। सो आज आप इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हो कि एक्चुअली ये कितने टाइप की रैम होती है और क्या होती हैं। सो डी रैम दैट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये समझ लो कि जो रैम होती है बेसिकली 2 ही टाइप्स की होती है, एस रैम एंड डी रैम, ठीक है। अब इसी को फर्दर और इनहांस किया गया है, ठीक है। अलग अलग जनरेशन्स में इन रैम्स को लेकर आया गया है मार्केट में, ठीक है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है वैसे वैसे इन सारे मेमोरी यूनिट्स में भी वेरिएशन आते जा रहे हैं, नए नए फीचर्स, स्पीड और इनके स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग न्यू रैम्स को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। सो अब डी रैम के बारे में हम समझे, दैट इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। भाई रैम का तो वही फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बट डी फॉर डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब क्या हुआ,
सो इट स्टोर्स डेटा टेम्पररीली एज द डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई सस्पेंडेड। ये तो अभी हमने देखा। तो डायनेमिक रैम में भी यही चीज होता है कि टेम्पररीली डेटा स्टोर होता है, पावर सप्लाई यदि सस्पेंड हो गया, यदि पावर सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो डेटा आपका लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। नाउ इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली इन ऑर्डर टू रिटेन डेटा। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो कि यहाँ पर डी रैम में आपको क्या किसकी जरूरत हो रही है, मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। डी रैम क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर मेमोरी को रिफ्रेशमेंट की नीड होती है, ठीक है। अब मेमोरी को रिफ्रेशमेंट की नीड हो रही तो उतने टाइम तक सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू वेट कर रहा है, ठीक है। जब मेमोरी रिफ्रेश होगी तब सीपीयू वहां से डेटा को एक्सेस कर पाएगा, किसी फाइल को एक्सेस कर पाएगा। सो मेरी बात समझ में आ रही है। सो ये जो मेमोरी होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें पीरियोडिकली रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये जो डी रैम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बनी होती है किससे, ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज है सारी, इसमें लगे होते हैं कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स। ओके, सो डेटा जो स्टोर होता है ना वो ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स की मदद से ही स्टोर होता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो डी रैम। अब आप सभी ने अपने कंप्यूटर सिस्टम यदि कभी ओपन करके देखा हो, सीपीयू का कैबिनेट खोल के देखा हो, तो आपको इस तरीके की रैम दिखती है। कभी बोलते हैं ना हम कि हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है बार बार, या चल नहीं रहा है प्रॉपर्ली, आपका सिस्टम लोड नहीं ले पा रहा है, तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई रैम को साफ करके लगा दो, ठीक है। हो सकता है उसके आसपास मॉइस्चर आ गया हो, है ना, या फिर डस्ट जम गई हो, तो आप रैम को जब साफ करके लगाते हो तो आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। सो रैम क्या हुई यहाँ पर, रैम हो गई रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका हम टाइप देख रहे हैं डी रैम, जो कि डेटा को टेम्पररीली स्टोर कर रहा है। अब सीपीयू क्या करता है, उस रैम को फेच करता है, उस रैम से डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है। बट डी रैम वो टाइप है जहां पे रिफ्रेशमेंट की बार बार जरूरत होती है, ठीक है। और ये जो मेमोरी होती है आपकी, ये हम बोल सकते हैं रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, इसलिए लीस्ट एक्सपेंसिव भी होती है। अब नेक्स्ट देख लो एस रैम। एस रैम का मतलब क्या हुआ, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये फास्टर होती है और ज्यादा एक्सपेंसिव होती है डी रैम से। ओके, क्या होती है, फास्टर होती है और ज्यादा एक्सपेंसिव होती है किससे, डी रैम से। यहां पर बार बार रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे यहां पर अगेन एंड अगेन रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है और सीपीयू को वेट करना होता है डेटा को फेच करने के लिए। बट एस रैम में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, यहां ज्यादा रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए सीपीयू से क्या होता है, क्या कर सकता है, एस रैम से डेटा इजिली फेच कर सकता है। ओके, सो इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड लाइक DRAM टू रिटेन इंफॉर्मेशन। भाई सीपीयू को इंफॉर्मेशन रैम से चाहिए, अब रैम टाइम लगाएगा डेटा को फेच करने में, डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने में, तो यहां पर क्या लगेगा, यहां टाइम लगेगा, सीपीयू का साइकिल डिस्टर्ब होगा कहीं ना कहीं। ओके, सो DRAM क्या हो गया, रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ रही है बार बार पीरियोडिकली, तो यहाँ पे सीपीयू को वेट करना पड़ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि थोड़ी सी लेस कन्वीनियंट होती है। लेकिन एस रैम जो कि फास्टर होती है, एक्सपेंसिव होती है और यहाँ पर ज्यादा रिफ्रेशमेंट की नीड नहीं होती है। स्टैटिक रैम जो है एस रैम वो बनी होती है किससे, फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, दैट्स व्हाई यहां पर रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब स्टैटिक रैम कुछ इस तरीके से दिखती है, डायनेमिक रैम कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। अब डायनेमिक रैम का जो ये प्रॉब्लम थी, डिफिकल्टी थी, इसको ओवरकम किया गया, ठीक है। सो इसको ओवरकम किया गया तो यहाँ पे एक नई रैम डिजाइन किया गया जिसका नाम था SD रैम। ओके, अब SD रैम क्या हुआ, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी डी रैम हमने क्या देखा, डी रैम एसिंक्रोनस थी, है ना, कि रिफ्रेशमेंट की जरूरत हो रही थी, बार बार सीपीयू को वेट करना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं सीपीयू का साइकिल और मेमोरी का साइकिल मैच नहीं कर पा रहा था। यही देखा हमने कि डी रैम में एसिंक्रोनस था, लेकिन यहाँ पे SD रैम जो है वो सिंक्रोनस है, मतलब सीपीयू साइकिल और मेमोरी साइकिल दोनों मैच कर रहा है। इट मींस कि इट यूजेस अ सिंक्रोनस इंटरफेस टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट हाई स्पीड। हाई स्पीड में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सीपीयू को यहां मिलता है। ये जो SD रैम है, यह लार्ज अमाउंट का डेटा क्या करती है, एक समय में सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए देती है। इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर एज डेटा इज डिलीवर्ड इन शॉर्टर ड्यूरेशन। शॉर्टर ड्यूरेशन में डेटा यहां डिलीवर किया जाता है प्रोसेसर को प्रोसेसिंग के लिए। ओके, सो ये चीज भी समझ में आ गई। SD रैम सिंक्रोनस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी का जो साइकिल है और सीपीयू साइकिल है, उन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, उन दोनों का टाइम एक्चुअली मैच कर रहा है डेटा को डिलीवर करने का, प्रोसेसिंग का। फाइन, आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप आता है इसी में SD रैम में DDR, दैट इज डबल डेटा रेट। अब देखो ये सब न्यू जनरेशन के साथ में मेमोरीज को डिजाइन किया गया है। जस्ट डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना है, इनमें डिफरेंस ये है कि इनका स्पीड और इनका कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, इसके अकॉर्डिंग DDR के फर्दर टाइप्स अवेलेबल है, DDR 1, 2, 3, 4। ओके, अब आपका जो प्रोसेसर होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेमोरी यूज करने वाले हो। जैसे हम बात करें 32 बिट प्रोसेसर की, तो 32 बिट प्रोसेसर के हिसाब से आप DRAM को यूज करते हो। यदि आपका सिस्टम 64 बिट प्रोसेसर का है तो वहां पे आप DDR3, DDR4, DDR2 SD रैम का यूज कर सकते हो, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपका सिस्टम जो है, आपका प्रोसेसर है वो कितने बिट का है और लेटेस्ट जो आपकी रैम है उसको सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है।
ओके, सो डीडीआर मतलब डबल डेटा रेट, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि डेटा रेट डबल हो जाता है, यहां पर हाई स्पीड से डेटा को सीपीयू फैच कर सकता है। इट इज मेजरली यूज्ड इन इंटेल पेंटियम 4 सिस्टम्स। देखो भाई 64 बिट प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इट रिक्वायर्स लेस पावर एंड हैज अ स्पीड विच इज डबल देन दैट ऑफ एसडीआर। क्लियर हुआ कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, कि डीडीआर जो रैम होती है वो लेस पावर कंज्यूम करती है और साथ ही आपको डबल डेटा रेट देती है। डबल डेटा रेट के साथ में यहाँ पे डेटा ट्रांसफर किया जाता है। अब डीडीआर अलग अलग वेरिएशन में अवेलेबल है, 1 2 3 4 जैसा मैंने बताया। ओके, नाउ कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या हुई, ये एक स्पेशल टाइप की मेमोरी है। स्पेशल टाइप की मतलब यदि हम जब बात करें एस रैम की, तो एसडी रैम एस रैम जो है ये उसी का एक टाइप है, हम उसी की तरह यूज कर सकते हैं इसको। कैश मेमोरी बहुत फास्ट एक्सेसिबल मेमोरी होती है ना, इसको आप कैश की तरह भी प्रोनाउंस कर सकते हो। दिस इज अ मेमोरी, इज अ स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी, कैन आइदर बी इंसर्टेड और मदरबोर्ड और मेड अ पार्ट ऑफ सीपीयू। देखो कैश मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, एक तो वो कि जिसको आप अलग से यूज करो सिस्टम में, अलग से एक पार्ट की तरह, एक एक्सटर्नल पार्ट की तरह आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इंटरनल मेमोरी में ही। या फिर आप सीपीयू जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, उसके ऊपर इनबिल्ट भी आती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी 2 अलग अलग तरीके से मिलती है, एक तो इंटरनल मेमोरी के फॉर्म में मिलती है और एक सीपीयू के साथ इनबिल्ट भी होती है, प्रोसेसर के साथ इनबिल्ट भी होती है। ओके, सो सीपीयू यूजेस कैश मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिपीटेडली रिक्वायर्ड टू रन प्रोग्राम्स, thus improving the overall system speed। तो ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ओवरऑल सिस्टम में स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कि बहुत कम समय में सीपीयू जल्दी से डेटा फैच कर ले, ओके, तो यहां पे कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। अब कैश मेमोरी के पास भी डेटा कहां से आता है, रैम से ही आता है। मतलब बोला जाए तो यहां पे ध्यान से देखो, जो प्रोसेसर है, ओके, जो आपका सीपीयू है, वो डेटा को फैच करता है कहां से, रैम में। अब रैम से फैच करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रैम आपकी सपोज डी रैम यूज हो रही है, ओके, एस डी रैम यूज हो रही है, क्लियर। तो जब रैम से डेटा को फैच करने में टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे प्रोसेसर में बीच में हम एक और नई मेमोरी को यूज कर लेते हैं जो वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है, जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। तो रैम से डेटा आपका तुरंत फैच होकर कैश में आता है, और सीपीयू को यदि जल्दी से हाई स्पीडली एक्सेस करना है डेटा को, है ना, विद द इफिशियंसी ऑफ टाइम, तो यहाँ पे कैश मेमोरी से वो डेटा को एक्सेस करता है प्रोसेसिंग के लिए। तो कैश मेमोरी एक बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। ओके, सो सीपीयू यूजेस कैश मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिपीटेडली रिक्वायर्ड टू रन प्रोग्राम्स, thus improving the overall system speed। So repeatedly जिन प्रोग्राम्स को आपको यूज करना है, रिपीटेडली जिन प्रोग्राम को सीपीयू को एग्जीक्यूट करना है, बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो वो कहां पे हो जाते हैं, कैश मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, और वहां से सीपीयू से इजीली फैच कर लेता है। सो कैश इज मच मोर एक्सपेंसिव देन रैम। देखो क्या लिखा है, cache memory is much more expensive than RAM, but it is well worth getting a CPU and motherboard with inbuilt cache memory in order to maximize the system performance। So overall देखा जाए तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, है ना, सीपीयू टाइम को बचाने के लिए, प्रोसेसिंग टाइम बचाने के लिए, सीपीयू का जो वेटिंग टाइम है एक्चुअली जिस टाइम में वो रैम से डेटा को फैच कर रहा है, उसे बचाने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ओके, जो कि प्रोसेसर और रैम के बीच में यूज किया जाता है। मदरबोर्ड पे इनबिल्ट भी, मदरबोर्ड बोल रही हूँ, प्रोसेसर पे इनबिल्ट भी आती है ये मेमोरी। ओके, नाउ रोम, रैम फिनिश हुआ, अच्छे से समझ में आया। अब रोम का क्या फुल फॉर्म होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। रैम रीड राइट मेमोरी है, उसमें चेंजेस कर सकते हो, फाइल टेम्परेरीली स्टोर होती है, वॉलेटाइल मेमोरी है रैम। अब रोम की जब बात करें तो रीड ओनली मतलब यहाँ पे जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। याद रखना मेरा वर्ड, परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। आगे इसके टाइप्स देखेंगे जहां पे इस पर्टिकुलर परमानेंसी को रिमूव भी किया गया है। फाइन, सो यहाँ देखो रोम में डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है। कभी कभी ये परमानेंसी एक प्रॉब्लम की तरह भी होती है, राइट, कि यार परमानेंटली डेटा स्टोर है, सो कभी आपको रोम के डेटा को चेंज करना है तब क्या होगा, है ना। सो उसके फर्दर टाइप्स अवेलेबल है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, whereas in the RAM information can be read from and also written to। अच्छे से समझ में आया, लाइन अच्छे से क्लियर है कि रेम में आप डेटा को रीड और राइट कर सकते हो, बट रोम जो मेमोरी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप डेटा को रीड कर सकते हो। रीड कर सकते हो मतलब कहीं ना कहीं वो परमानेंटली स्टोर है, उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ आप राइट नहीं कर सकते हो। सो इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ओके, एज इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली। तो हम क्या बोल रहे हैं इसको अब, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कि यदि पावर स्विच ऑफ भी होता है या कभी आपके सिस्टम में पावर नहीं मिल रहा है, तो भी रोम में जो डेटा रहता है ना वो डिलीट नहीं होता है, वो परमानेंटली स्टोर होता है। ये लाइन अच्छे से समझ में आई, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और रैम को क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी।
ओके फिर से बता दूं डिफरेंस अच्छे से क्लियर है, माइंड में कभी भूलना मत, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है। आप 10th 11th 12th में भी चले जाओगे, आफ्टर दैट कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी फेस करोगे तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें रैम रोम का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ओके और ये बेसिक है, जस्ट जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी वोलेटाइल मेमोरी होती है, कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। होप आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके नाउ data stored in ROM can neither be modified nor removed. Clear? The primary use of ROM is during the booting process. देखो ये आ गया इसका एग्जाम्पल। अब कैसे समझे हम भैया कि रोम का डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, सिर्फ आप रीड कर सकते हो। तो सभी ने देखा होगा जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो, स्विच ऑन करते हो, पावर ऑन करते हो, तो मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ ब्लैक स्क्रीन पे कोड चलता है, ठीक है। अब बताओ उस टाइम पे जब वेलकम स्क्रीन आती है उसके बिफोर आपने देखा होगा कुछ कोड चलता है ब्लैक स्क्रीन पर, मतलब हम उसे क्या बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। सबसे पहले यही बोलते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। भाई बूटिंग प्रोसेस चल रही है, तो वो बूटिंग प्रोसेस में होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर सारे सॉफ्टवेयर को चेक करता है वन बाय वन। आप देखना कभी ध्यान से उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना, उसमें सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेक होते हैं और उन इंस्ट्रक्शन में क्या आप एडिटिंग कर सकते हो क्या एट द टाइम ऑफ जब आपका बूटिंग प्रोसेस चल रहा है? नहीं कर सकते। वी ओनली रीड दिस इंफॉर्मेशन, है ना। आप उस बूटिंग प्रोसेस को, उस स्क्रीन को, ब्लैक स्क्रीन पर जहां पे सारे कोड चल रहे होते हैं, जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, जिसे हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ रीड कर सकते हो। और वो कहां स्टोर होती है? वो स्टोर होती है रोम में, दैट इज रीड ओनली मेमोरी में, जो परमानेंटली स्टोर होती है। एक बार यदि रोम में कोई डेटा आपने स्टोर कर दिया, जैसे कि सिस्टम मैन्युफैक्चर करते टाइम हमने सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड जो भी ड्राइवर्स है, जो भी चीजें सब एक बार रोम में हमने पहले से बना दिया है, तो वो परमानेंटली स्टोर हो गया है। ओके सो समझ में आया? Booting process is the example of ROM. So this is initial program used to start a computer when power is turned on. जब आप power turn on करते हो तो initial program जो रन होता है वो booting process होता है, जिसमें operating system लोड होता है। ओवरऑल पूरे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग चेक की जाती है कि सारे जो प्रोग्राम्स है वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल यदि हम लें इजी कन्वीनियंस के लिए आपके, तो एन ऑडियो वीडियो डिस्क रिसेंबल अ रोम। Once the songs are burned on the CD, the disc content cannot be changed. अब आपने देखा होगा अर्ली टाइम से आप CD DVDs का यूज करते थे, है ना, आज भी यूज होता है। एक बार यदि CD में या DVD में आपने कुछ बर्न कर दिया, कोई सॉन्ग्स है या कोई मूवी की CD एक बार हो गया तो वो परमानेंटली उसमें स्टोर हो गया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। वो बात अलग है कि CD के वेरिएशन होते हैं, इरेजेबल CD भी आती है ना, बट जो बर्न हो गई एक बार CD, तो क्या उसमें आप चेंजेस कर पा रहे हो? नहीं ना। सो हम CD DVD का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑडियो वीडियो डिस्क का एग्जाम्पल ले सकते हैं एज ए रोम को समझने के लिए। सो होप रोम अच्छे से समझ में आया। अब डिफरेंट टाइप की रोम होती है, कौन कौन से? देयर आर सेवरल रोम वेरिएंट्स दैट कैन बी चेंज्ड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम, दैट इज पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। नाम ध्यान रखना, पी रोम, ईपी रोम एंड ईईपी रोम, इनके फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं। अब इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओके नाउ पी रोम दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है इसका फुल फॉर्म? ध्यान से देख लो। प्रोग्रामेबल, रोम का तो वही रीड ओनली मेमोरी, बट पी फॉर प्रोग्रामेबल। सो इस मेमोरी का काम क्या हुआ, यदि इसमें एक बार, इस रोम में यदि एक बार डेटा आपने प्रोग्राम कर दिया, एक बार डेटा को, प्रोग्राम्स को स्टोर कर दिया, तो उसके बाद आप इसमें से डेटा डिलीट नहीं कर सकते हो। परमानेंटली इस पी रोम में डेटा स्टोर रहता है। ओके सो द कंटेंट स्टोर्ड ऑन पी रोम कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस नोन एज पी रोम प्रोग्रामर। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, दैट इज द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर। Okay, so PROM provides a faster and less expensive approach for storing. अब यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामर्स की जरूरत होती है, जो बेसिकली सिस्टम को मैन्युफैक्चर करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। तो वो रोम में, पी रोम में डेटा को यदि एक बार स्टोर कर दिया, उन्होंने पूरा कॉन्फ़िगरेशन के साथ में रोम में डेटा स्टोर कर दिया, तो वो डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और वहां से इरेज करना डेटा को टिपिकल होता है। ठीक है, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। इट प्रोवाइड्स फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव अप्रोच फॉर स्टोरिंग। लेस एक्सपेंसिव अप्रोच होता है पी रोम में डेटा को स्टोर करना। फाइन, अब ये हमने देखा कैसे दिखती है पी रोम, कुछ इस तरीके से दिखती है। ओके, अब पी रोम में तो डेटा एक बार स्टोर हो गया, प्रोग्राम हो गया, तो डिलीट नहीं कर सकते हो आप। फाइन, लेकिन व्हाट अबाउट कभी ऐसा होता है ना कि आपको सिस्टम को फिर से रीअसेंबल करवाना है। ओके, तो आप चाहते हो कि रोम वापस हम न्यू ना परचेज करें, हो सकता है कि इसका डेटा डिलीट हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है, तो आप उसी रोम का डेटा इरेज करके आप नया तरीके से सिस्टम को असेंबल करवा सकते हो, नए प्रोग्राम्स फीचर्स के साथ में, डेटा के साथ में रोम को यूज कर सकते हो। सो इसके लिए एक न्यू टाइप की रोम होती है जिसे हम बोलते हैं ईपी रोम। क्या बोलते हैं इसे हम? ईपी रोम। सो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी किसके साथ? इरेज होने के साथ, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो वो न्यू टाइप क्या हुआ? ईपी रोम।
ओके, सो पी रोम का वो टाइप जिसमें डेटा को आप इरेज कर सकते हो, वो फैसिलिटी आपको मिलती है इरेज करने की, उस टाइप को हम बोलते हैं ईपी रोम। तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, कैसे ध्यान रखोगे, पी रोम, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, जिसमें डेटा एक बार प्रोग्राम कर दिया तो डिलीट नहीं कर सकते हो। फाइन, यदि डेटा डिलीट करना है, ओके, आपको नया सिस्टम रिसेंबल करना है, आपको उस रोम को वापस से यूटिलाइज करना है, डेटा को डिलीट करना है, तब नेक्स्ट टाइप का रोम होता है, दैट इज ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली रोम। ओके, समझ में आया? So it can be erased and reprogrammed repeatedly with the help of specialized software। और यहाँ पे डेटा को रीड करने के लिए, इरेज करने के बाद वापस से राइट करने के लिए, स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की नीड होती है। द कंटेंट स्टोर्ड ऑन द चिप कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेंट रेज। मतलब यूवी रेज की प्रेजेंस में आप डेटा को डिलीट करते हो और राइट करते हो। ओके, सो कहीं ना कहीं ये जो टाइप है रोम का, ये एक्सपेंसिव हो जाता है। समझ में आई मेरी बात? इस तरीके से दिखती है आपको ईपी रोम, जिसमें डेटा को आप डिलीट कर सकते हो, किसकी प्रेजेंस में, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेंट रेस की प्रेजेंस में, और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसकी वजह से ये रोम आपको मार्केट में एक्सपेंसिव मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ईईपी रोम। ओके, अब ईपी रोम में जो डेटा डिलीशन होता है यूवी रेस के थ्रू, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके, और इसको आप रिपीट नहीं कर सकते हो बार बार, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इसी प्रॉब्लम को और ओवरकम किया गया नेक्स्ट टाइप से। जो नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डबल ई पी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी तो है ये, इसमें डेटा को आप इरेज तो कर सकते हो, बट किसका यूज करके, इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, इलेक्ट्रिकल पल्स का यूज करके यहाँ पे हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ओके, 10,000 टाइम्स आप इस रोम से डेटा को डिलीट कर सकते हो और नया डेटा लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? पी रोम में डेटा डिलीट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ईपी रोम में आप डेटा को इरेज कर सकते हो, बट अल्ट्रावायलेंट रेज की प्रेजेंस में, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, वहां पे टफ होता है डेटा को रीड राइट करना। लेकिन जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होती है ईईपी रोम, इसमें डेटा को इरेज करना 10,000 टाइम्स आप डेटा को इरेज कर सकते हो, नया डेटा लिख सकते हो। सो ईईपी रोम क्या हो गई आपकी, एक कन्वीनियंट मेमोरी हो गई, कन्वीनियंट रोम हो गई। सो द कंटेंट ऑन द चिप कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक पल्स। इट ऑल्सो हैज द प्रोविजन ऑफ सिलेक्टिव रिमूवल, बाय विच मीन्स वी कैन इरेज द particular data bit by bit, byte by byte instead of erasing it completely। ओके, सो यहाँ पे जो डेटा होता है मेमोरी से, वो बाइट बाय बाइट डिलीट होता है। ओके, कंप्लीट डेटा नहीं होता है। यहाँ पे आप बाइट बाय बाइट डेटा को सिलेक्ट करोगे और ऐसे ही डेटा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू डिलीट होता है। सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। अब बाइट बाय बाइट, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि मेमोरी की जो बेसिक यूनिट होती है, मेमोरी को जिसमें मेजर किया जाता है, कंप्यूटर मेमोरी को, उसको बिट्स में, बाइट्स में मेजर किया जाता है। और ये क्या होती है, कैसे इनकी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके लिए एक बेस है एक्चुअली, कि मेमोरी को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे मोर कॉम्बिनेशंस बनते हैं मेमोरी के। ओके, सो ये अच्छे से समझ में आ गया। ईईपी रोम क्या देखा, आई एम रिपीटिंग अगेन, रोम रीड ऑनली मेमोरी, जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। इसकी 3 टाइप्स होते हैं। पी रोम, जिसमें एक बार प्रोग्राम कर दिया तो फिर आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ईपी रोम, यदि आपको डेटा इरेज करना है तो यहाँ पे आप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी का यूज करते हो, जिसमें स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, अल्ट्रावायलेंट रेज का यूज किया जाता है, जो कि एक्सपेंसिव होती है, टफ होता है डेटा को डिलीट करना। ईईपी रोम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में हम डेटा को डिलीट करते हैं, बाइट बाय बाइट डेटा डिलीट हो सकता है। 10,000 टाइम्स आप यहाँ से डेटा को इरेज कर सकते हो और न्यू डेटा क्रिएट कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा, प्राइमरी मेमोरी डिस्कस किया, जिसमें रैम और रोम, उसके फर्दर टाइप्स को डिस्कस किया। अब यदि एग्जाम में डिफरेंस आता है तो क्या लिख कर आओगे, बिल्कुल यही डिफरेंस लिख कर आना, और डिफरेंस अब आप खुद से बना सकते हो यदि आपको अच्छे से 100% समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो। रैम पहला हो जाने वाला, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, इसका फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी। अब नाम से समझ में आ रहा है, सीपीयू रैंडमली जिस मेमोरी को एक्सेस करता है डेटा को स्टोर, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वो होती है रैम। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल टू बोथ रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड राइट डेटा इनटू मेमोरी। सो रैम रीड राइट मेमोरी होती है, आप डेटा को रीड भी कर सकते हो, स्टोर भी करवा सकते हो, और डेटा को राइट भी कर सकते हो, अपनी फाइल क्रिएट भी कर सकते हो। रीड ऑनली मेमोरी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर होता है, सो ओनली रीडिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मेमोरी इज पॉसिबल। रैम
रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है, पावर सप्लाई यदि ऑफ हो जाता है, इन दैट केस आप किसी फाइल में काम कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो डेटा टेम्परेरीली मेमोरी में होता है, तो उसके लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। रॉम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यहां से डेटा डिलीट नहीं होता है क्योंकि परमानेंटली स्टोर होता है। सो पावर सप्लाई यदि हो जाता है, इनकेस पावर सप्लाई मिल जाता है या पावर ऑफ भी हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है आपका कंप्यूटर सिस्टम, तो यहां से डेटा लॉस्ट नहीं होता है। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। देखो ध्यान रखना, मेनली जो रैम है उसके दो ही टाइप होते हैं, एसरैम एंड डीरैम, लेकिन आजकल अलग अलग टाइप की रैम्स अवेलेबल है, ठीक है। सो कैश मेमोरी एक स्टैटिक रैम की तरह ही होती है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। नाउ इट इज मेनली ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, पीरोम, ईपीरोम एंड ईईपीरोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट इज यूज्ड फॉर टेम्परेरीली डेटा स्टोरेज, डेटा के टेम्परेरीली स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है एज इट इज वॉलेटाइल, एंड इट इज यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज एज इट इज नॉन वॉलेटाइल। सो होप आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए। साथ ही आप इसमें एक एग्जाम्पल वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, जो मैंने यहाँ नहीं ऐड किया है, आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हो इसमें कि रैम में जो भी आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में फाइल बनाते हो, आप कोई सा भी फाइल किसी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो ना, बेसिकली वो रैम में स्टोर होता है टेम्परेरीली, है ना। या फिर आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, जिसमें आप डेटा ओवर रिटर्न कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे रोम में जो एग्जाम्पल आएगा वो किसका आ जाने वाला है, बूटिंग प्रोसेस आ जाने वाला है, या ऑडियो वीडियो डिस्क जिसमें एक बार डेटा बर्न हो गया तो फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। फाइन, सो एग्जाम्पल वाला पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अब हम फ्लैश मेमोरी के बारे में। सो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ईईपीरोम। देखो एक स्पेशल टाइप की ईईपीरोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें डेटा आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, स्टोर भी करवा सकते हो, ठीक है। विच मेंटेन्स दी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इवन विदाउट द पावर सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो ध्यान रखना है फ्लैश मेमोरी के बारे में, कि विदाउट पावर सोर्स भी यदि डेटा आप चाहते हो कि आपका स्टोर रहे, विदाउट पावर सोर्स भी यदि आपका डेटा स्टोर रहे, ठीक है, और उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, है ना, रीड राइट भी कर सकते हो। सो ये एक स्पेशल टाइप की मेमोरी में पॉसिबल है, दैट इज फ्लैश मेमोरी। अब इसको आप कैसे समझोगे, इसको आप अपने पेन ड्राइव के फॉर्म में समझ सकते हो, मेमोरी कार्ड में समझ सकते हो। तो ये मेमोरी पेन ड्राइव, आपका मेमोरी कार्ड वगैरह जो होती है ना, उसमें ही यूज की जाती है, समझ में आया। पेन ड्राइव में क्या आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो ना, बैकअप लेके रख सकते हो। सो बेसिकली इसी के लिए फ्लैश मेमोरी यूज की जाती है। ओके, सो द कंटेंट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड इनटू बिग सेक्शंस मेकिंग इट फास्ट than the regular EEPROM. Okay, flash memory being durable, it majorly used in memory cards, mobile phones, MP3 player, etc. देखो यहाँ पे आप रेगुलर में यूज कर रहे हो, ओके, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, राइट। तो आप समझ में आ गया अच्छे से। फाइन, कैसे दिखती है फ्लैश मेमोरी, इस तरीके से होती है, अपने मोबाइल फोन्स में लगी होती है, मेमोरी कार्ड्स में लगी होती है, ओके, जिसमें डेटा स्टोर कर सकते हो आप, विदाउट पावर सोर्स भी इसमें डेटा स्टोर रहता है। क्लियर। अब डिस्कस कर रहे हैं हम नेक्स्ट टाइप, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको बिल्कुल इसका आंसर मिलेगा। ओके, अब एक्सटर्नल स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। सो एक्सटर्नल स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी यूज की जाती है कंप्यूटर के थ्रू, एक स्पेशल डिवाइस होता है जो कि आपका परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। सीपीयू से डायरेक्टली इंटरैक्ट बिल्कुल नहीं करता है। सीपीयू को यदि मेमोरी से डेटा चाहिए तो वो इंटरनल मेमोरी से ही डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। इसके ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा भी था, जो लास्ट टाइम हमने इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था। इनपुट यूनिट ये आपका सीपीयू वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इधर आपको आउटपुट मिल रहा है। फाइन, तो यहाँ पे आपका मेमोरी यूनिट यूज होता है, दैट इज यहाँ हम बात कर रहे हैं सीपीयू की इंटरनल मेमोरी की, दैट इज रैम रोम की। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक और मेमोरी होती है, दैट इज सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो देखो आप सीपीयू डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता है सेकेंडरी मेमोरी से। सीपीयू जो इंटरैक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ये जब डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी से इंटरैक्ट करते हैं, डेटा को यहाँ से एक्सेस करते हैं। तो सीपीयू जिस मेमोरी से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता है वो सेकेंडरी स्टोरेज होता है। सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज, जो अलग से आप एक्सटर्नली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हो पेन ड्राइव का यूज करते हो, मेमोरी कार्ड्स का यूज करते हो, आप हार्ड डिस्क का यूज करते हो, फ्लॉपी डिस्क का यूज करते हो जो पहले यूज हुआ करती थी, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडीज का आप यूज करते हो, इनके लिए अलग से ड्राइव लगी होती है, उन ड्राइव में आप इनको फिट करते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप डेटा को स्टोर करवा सकते हो। तो सीपीयू जिस मेमोरी से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता है, जहां पे डेटा आपका परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ठीक है, आप फाइल को कितने भी दिनों बाद वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपने आज कोई फाइल बनाई, उसको महीने के बाद, 10 महीने के बाद, साल भर के बाद एक्सेस करोगे तो हार्ड डिस्क में वो स्टोर रहेगी। ओके, कहां स्टोर रहेगी, हार्ड डिस्क में, ना कि वो रैम में स्टोर रहेगी, इंटरनल स्टोरेज में। भाई इंटरनल स्टोरेज में तो फाइल तभी आएगी
जब वो सेकेंडरी स्टोरेज से पहुंचेगी। तो सेकेंडरी स्टोरेज भी मेमोरी के साथ में, जो इंटरनल मेमोरी रहती है उसके साथ में डील करता है, ठीक है। यदि सीपीयू कोई फाइल सर्च कर रहा है, उसे रैम में नहीं मिल रही है, तो रैम कहां से एक्सेस करेगी उस फाइल को? सेकेंडरी स्टोरेज, दैट इज हार्ड डिस्क से, जहां पे आपकी फाइल परमानेंटली स्टोर रहेगी। सो ये चीज अच्छे से समझ में आया। एक्सटर्नल मेमोरी इज नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया। अनलाइक सिंस द मेन मेमोरी, इट इज प्रोवाइड्स परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा इन ह्यूज अमाउंट। अब इंटरनल मेमोरी का जो साइज होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो लिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनकी जो कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की, वो ह्यूज होती है, बहुत लार्ज होती है। आपने सुना है ना, हार्ड डिस्क कितना डेटा स्टोर कर सकती है? जीबी तक डेटा को स्टोर कर सकती है। अब जीबी क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ओके। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, फिर से बता रही हूँ मैं। व्हेनेवर रिक्वायर्ड द डेटा फॉर प्रोसेसिंग गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू दी प्राइमरी मेमोरी। जब भी सीपीयू को रिक्वायरमेंट होती है डेटा की, जब भी सीपीयू को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेसिंग के लिए, और यदि वो रैम में नहीं मिलता है, तो रैम कहां से फैच करता है डेटा को? सेकेंडरी स्टोरेज से। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से डेटा पहले रैम में जाता है, फिर रैम से प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेसिंग करता है। ये ही सीक्वेंस होता है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया सेकेंडरी स्टोरेज की नीड क्या है? ओके, कितने टाइप के सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं? अब यहाँ देख लो, मैग्नेटिक टेप, जो कि फर्स्ट सेकंड जनरेशन के टाइम पर सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म में यूज किया जाता था। मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता था ये डिवाइस, ये स्टोरेज डिवाइस, जिसमें रील्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता था। रील्स समझते हो? कैसेट्स देखिए, जो पहले टैप रिकॉर्डर हुआ करते थे, उसमें कैसेट्स यूज हुआ करती थी, राइट। पीके मूवी देखिए ना, वो टैप रिकॉर्डर लेके चलता, उसमें कैसेट्स थी, तो कैसेट्स में रील्स के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता था। बिल्कुल उसी तरीके से मैग्नेटिक टेप होती है, ये कैसेट्स आपको दिख रही है, यहाँ पे रील्स होती है, रील्स घूमती जाती है, सर्कुलर मोशन में डेटा स्टोर होता जाता है। जब रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन होता है, तो फिर ये इस साइड पे मूव होकर शो होता है। ओके, सो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती थी, यहाँ पे बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी होती थी, मे भी हम किलोबाइट मेगाबाइट की बात कर सकते हैं, किलोबाइट में डेटा स्टोर किया जाता था। उसके बाद आप बात करो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क की, तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? मैग्नेटिक टेप का जो साइज था वो भी बड़ा होता था। फ्लॉपी डिस्क की यदि बात करें तो स्मॉल इन साइज आती थी, थिन होती थी बिल्कुल। इसमें 3 वेरिएशन थे फ्लॉपी डिस्क के, कुछ 3.5 की थी, 5-4 इंच की थी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। इसमें अंदर एक लगी होती थी सर्कुलर डिस्क, जिसमें डेटा स्टोर होता था, ठीक है। थिन साइज में होती थी, स्मॉल साइज में होती थी। इसकी जो कैपेसिटी थी वो मैग्नेटिक टेप से ज्यादा थी, मे बी इन एमबी तक इसकी कैपेसिटी थी। ओके, किलोबाइट से मेगाबाइट तक डेटा स्टोर करती थी। फिर उसके बाद में आए आपका हार्ड डिस्क। ओके, सो हार्ड डिस्क की बात करें तो यहाँ पे सर्कुलर प्लेटर्स होते थे, स्पिंडल मोटर होती थी, जिसके आसपास सर्कुलर प्लेटर्स मूव करते थे। कुछ इस तरीके से एक प्लेटर लगा होता था, इसके आसपास सर्कुलर प्लेट्स होती थी, जिनमें डेटा स्टोर होता था। एक रीड राइट हेड होता है, क्या होता है? रीड राइट हेड, जो कि डेटा को रीड और राइट करने में हेल्प करता है हार्ड डिस्क पर। ओके, अब इसकी कैपेसिटी की बात किया जाए तो इसकी कैपेसिटी इन दोनों से ज्यादा होती है। आजकल तो टेराबाइट गीगाबाइट तक मार्केट में हार्ड डिस्क अवेलेबल है। ओके, ना उसके बाद बात करते हैं अदर स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज डिवाइसेस की। तो फ्लैश ड्राइव, यूएसबी मतलब कि पेन ड्राइव की आप बात कर लो, मेमोरी कार्ड की बात कर लो, वो भी आपको जीबी तक अवेलेबल है। आप डेटा उसमें बैकअप लेके रख सकते हो, स्टोर करवा के रख सकते हो। स्मॉल इन साइज होता है, पोर्टेबल डिवाइस होता है, इजीली कैरी कर सकते हो, है ना। और इसके बाद सीडी डीवीडीज की बात करें तो आजकल तो सीडी डीवीडीज बंद हो गई, क्योंकि पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स वगैरह हम गूगल ड्राइव का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी के साथ स्टोरेज कैपेसिटीज भी आपको अवेलेबल है, वो भी हाई कैपेसिटी के साथ, राइट। सो ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी डीवीडी की बात करें तो ये ऑप्टिकल स्टोरेज में आता है ना। ऑप्टिकल डिवाइसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे सीडी डीवीडी भी अलग अलग वेरिएशन में अवेलेबल है। अलग अलग वेरिएशन मतलब सीडी रीड राइट अवेलेबल है, सीडी रीड ओनली अवेलेबल है। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो यहाँ पे ब्लू रे डिस्क भी आती है। ओके, डिफरेंट टाइप की सीडी डीवीडीज भी आती है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट नॉलेज आपको होना चाहिए, राइट। नाउ सॉलिड स्टेट ड्राइव भी होती है। अब इन सभी को रन करने के लिए हमें ड्राइव की जरूरत पड़ती है। ड्राइव में जब आप इनको फिट करते हो तभी ये रन करना, प्रॉपरली वर्क करना शुरू करते हैं। जैसे सीडी प्लेयर्स होते हैं, डीवीडी प्लेयर्स होते हैं, तो प्लेयर के अंदर ही आप सीडी डीवीडी प्लेस करते हो, फिर ही एग्जीक्यूट होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ओके, सो एक्सटर्नल डिवाइस भी क्लियर हो गया। Therefore, data has to be stored separately in secondary storage device to make it permanent and accessible for longer duration of time. तो डेटा को परमानेंट रखना है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, तो हम एक्सटर्नल डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। द स्पीड ऑफ रिट्राइवल ऑफ डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी इज मच स्लोअर देन दैट ऑफ इंटरनल मेमोरी। ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, क्या कि रैम से जितना जल्दी आप डेटा को फैच करते हो, प्रोसेसर रैम से जितना जल्दी डेटा एक्सेस करता है, जो रैम फास्ट स्पीड से वर्क करता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज जो होते हैं वो स्लोअर होते हैं। ओके, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली इनसे इंटरैक्ट नहीं करता है।
Okay, so some commonly used external storage devices are hard disk, CDD, DVD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव वगैरह, ये सब क्या हो गए आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। ओके, सो अच्छे से समझ में आया क्या डिस्कस किया आज हमने मेमोरी यूनिट, जो स्टोरेज यूनिट वाला टॉपिक है, उसको डिटेल में डिस्कस किया। होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो यदि आपको देखना है इस टॉपिक की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हो, जान सकते हो इन सारे डिवाइसेस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब आप हमारी वीडियोस को ना सिर्फ यूट्यूब के साथ, बल्कि आप हमारी वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ अब तो आप प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का सॉफ्टवेयर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी आपको सभी कोर्सेज मिल जाने हैं। ओके, चाहे हम बात करें सीबीएसई की, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम चैनल, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी एंड सो ऑन, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको इन सभी कोर्सेज की अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी 100% क्वालिटी के साथ। तो क्यों कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना है जब आपको सब मिल रहा है यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर, द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही आप एक्सेस कर सकते हो हमारे फेसबुक चैनल को, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, जहां पे आपको किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।